हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, क्यों ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के, कितने टाइप्स के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, और हमने बात करी थी इनके फेजेस के बारे में, यानी कि 2 फेजेस थे, लेटेंट एंड एक्टिव फेज। और लास्ट हमने बात करी थी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी को कैसे कैसे अफेक्ट करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में यानी कि पार्ट सेकेंड में मैं आपको बताऊँगी कि अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे हम टीबी वाले पेशेंट को, ठीक है, अगर ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हम कौन कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट आता है तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पर्सन के अंदर जो होगा वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो होगा, कैसा होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। बहुत ज़्यादा पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर होगा, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और कभी भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इसमें जो फीवर है वो कभी भी हाई ग्रेड फीवर देखने को नहीं मिलता है। पेशेंट में हमेशा लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। हाँ, अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसमें पेशेंट में हमें लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होगा, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है। पेशेंट को नाइट स्वेटिंग होगी, रात के टाइम पे, जब रात का टाइम होता है तो उस टाइम पे पेशेंट को स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को, ठीक है, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हमारी एल्वोलाई जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, हमारा लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। साथ में पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, ठीक है। कफ जो है वो ड्राई भी हो सकता है, म्यूकस के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कफ होगा वो ड्राई भी हो सकता है और म्यूकस के साथ भी हो सकता है। और कितने टाइम तक रहेगा, 3 वीक से अगर ज़्यादा कफ रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। देन उसके बाद हीमोपेटाइसिस क्या होता है, जब पेशेंट के स्पूटम में, ठीक है, पेशेंट के स्पूटम में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड इन स्पूटम, यानी कि जब पेशेंट के स्पूटम में ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसको हम टर्म देते हैं हीमोपेटाइसिस। तो जब पेशेंट इसका स्पूटम निकलेगा तो उसके साथ में क्या होगा, ब्लड भी प्रेजेंट होगा, राइट। और पेशेंट को फटीग होगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। देन हम उसके बाद बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में, हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। तो सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि आपको फीवर कब होता है, कितना फीवर आ रहता है आपको, ठीक है। और हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको इससे पहले भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपको अगर खांसी आती है यानी कि कफ होता है तो वो कितने टाइम से आपको कफ हो रहा है, आपको भूख लग रही नहीं लग रही है, वो सारी पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। आपके फैमिली में पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो सारा कुछ पेशेंट से पूछेंगी, राइट। देन उसके अलावा हम और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा हम, ये तो था हमारा जनरल हम जो करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम स्पूटम टेस्टिंग फॉर AFB क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पूटम टेस्टिंग करेंगे। जो पेशेंट है, अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उसकी स्पूटम की हम जांच करेंगे, ठीक है। उसके स्पूटम को हम कलेक्ट करेंगे, एक स्मेयर में हम उसे स्पूटम को रखेंगे और माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो उस स्पूटम के अंदर हमें एसिड फास्ट बेसिलाई देखने को मिलेगा, राइट, जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का है। देन उसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं पेशेंट का। चेस्ट एक्सरे बेसिकली हम स्पूटम टेस्टिंग के साथ साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें पेशेंट के जो लंग्स हैं उनमें कैविटीज़, जो मैंने आपको बताई थी ग्रैनुलोमास का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ हमें एक्सरे में सीन होगी, राइट। और एक चीज़ और कि जब हम पेशेंट का स्पूटम टेस्टिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2 सैंपल लेने होते हैं, ठीक है। एक सैंपल जब जैसे हमारा पेशेंट आता है तो जब अगर हमें लगता है कि हाँ ये ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड हो सकता है, एक सैंपल तो हम उसका उसी टाइम पे ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, एंड जो सेकंड सैंपल है वो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में लेते हैं। तो स्पूटम टेस्टिंग का हम इस तरीके से 2 सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। देन हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं ये चीज़ देखने के लिए कि हमारे एल्वोलाई और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, हमारे लंग्स को कितने अफेक्ट कर रखा है वो चीज़ देखने के लिए। देन उसके बाद है हम ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट कर सकते हैं। ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट को हम बेसिकली मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पीपीडी का यूज़ करते हैं। अब ये पीपीडी क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है यानी कि टीएसटी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। ये प्यूरिफाइड प्रोटीन क्या होती है, बेसिकली जो हमारे माइकोबैक्टीरियम है उसमें प्रेजेंट होती हैं, उसी से हमारा ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बना है। तो ये इस पीपीडी को हम 0.1 ml, कितना 0.1 0.1 ml हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, अगर मैं इसके रूट की बात करूँ, कहाँ पे लिखूँ, ओके, तो अगर मैं इसके रूट की बात करूँ कि हम इसको कैसे देते हैं, तो इसको हम आईडी देते हैं, यानी कि इंट्राडर्मल रूट से हम इसको देते हैं। कहाँ पे देते हैं, हमारा जो फोरआर्म है, ठीक है, फोरआर्म के एंटीरियर इनर एस्पेक्ट पे देते हैं। रुको, हाँ इसे सारा करना पड़ेगा। तो जो हमारा मोन्टेक्स टेस्ट है, बेसिकली मैंने ये बोला कि ये क्या है, इसका जो रूट है यानी कि जो हम इसमें पीपीडी देते हैं, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है उसका जो रूट है वो हम कैसे देते हैं, आईडी देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। डोज कितनी देते हैं, 0.1 ml इसकी डोज दी जाती है, ठीक है। कहाँ पे दी जाती है, एंटीरियर इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। तो जो हमारा फोरआर्म होता है उसके एंटीरियर इनर एस्पेक्ट पे हम क्या देते हैं, पीपीडी यानी कि जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है उसको हम 0.1 ml इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है वो कब आता है, इसका रिजल्ट 48 से 72 आवर्स बाद आता है। इसका रिजल्ट हम क्या करते हैं, जैसे ही ये जो पीपीडी है यानी कि जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है, जब हम इसको 0.1 ml पेशेंट के फोरआर्म में, कहाँ पे, एंटीरियर इनर एस्पेक्ट में हम जब इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा एक ऐसे सर्कल सा बना दिया जाता है जिस भी एरिया में इसको लगाया जाता है, ठीक है, फोरआर्म के। तो वहाँ पे क्या होती है, 48 से 72 आवर बाद आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल सा जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, वो ऐसे बम्प से बन जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगी, हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें, जिसे हम इंड्यूरेशन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, हल्का सा हमें बम्प देखने को मिलेगा। अब 48 से 72 आवर्स के बाद हम उसको देखते हैं, जो हमारा इंड्यूरेशन बना है उसको देखते हैं, उसके जो साइज है उसको मेज़र करते हैं। अगर इसका साइज़ 5 mm से कम आता है, ठीक है, अगर इसका साइज जो है वो 5 mm से कम आता है, तो ये जो रिज़ल्ट होता है हमारा, जो ट्यूबरक्लोसिस का रिज़ल्ट है वो हमारा नेगेटिव है। अगर इसका रिज़ल्ट 10 से 15 mm या 15 mm से ज़्यादा आता है, इट मीन्स कि जो ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है, जो हमारे पास पेशेंट आया है, वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको हम मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हम 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम 0.1 ml एंटीरियर इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक सर्कल सा बना देते हैं। देन हम 48 से 72 आवर्स बाद उसको हम देखते हैं, तो वहाँ पे इंड्यूरेशन होती है। इंड्यूरेशन मीन्स कि वहाँ पे स्वेलिंग होगी, जो वहाँ पे की स्किन होगी वो हल्की सी रेज हो जाएगी, बम्प आ जाएगा उसमें, ठीक है। वहाँ पे जो इंड्यूरेशन हुआ है उसको हम मेज़र करते हैं,
बेसिकली हम इसको स्केल से मेज़र करते हैं। इसका कुछ साइज होता है, अगर ये 5 mm से कम है तो इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो नेगेटिव है, पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है पेशेंट को। अगर यही जो इंड्यूरेशन है अगर वो 10 से 15 mm या 15 mm से भी ज़्यादा है तो जो पेशेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो इस तरीके से जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद है क्वांटिफेरन गोल्ड टेस्ट। अब ये जो क्वांटिफेरन गोल्ड टेस्ट है इसमें ये क्या होता है एंड इसमें क्या किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्वांटिफेरन गोल्ड टेस्ट होता है इसमें बेसिकली पेशेंट के जो ब्लड सैंपल हैं उसको कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो इसमें होता क्या है ना, अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है तो हमारा जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी की क्या होती है, WBCs होती हैं, ठीक है। WBCs में से अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर की तो हमारी टी सेल्स क्या करती हैं, एक इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करती हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFN गामा भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होगा अगर बॉडी में, अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सस्पेक्टेड है या फिर उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी यानी कि जो हमारी बॉडी WBCs होती है हमारी बॉडी की, बेसिकली टी सेल्स क्या करती हैं, उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, जो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, हमारे टी सेल से रिलीज़ होते हैं। किसके अगेंस्ट रिलीज़ होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट रिलीज़ होते हैं हमारे ब्लड में। तो इस क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट में क्या होता है, हम इसी इंटरफेरॉन गामा को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अगर ये इंटरफेरॉन गामा जो है, ठीक है, जो टी सेल से रिलीज़ हुआ है, अगर ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस होगा, उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होगा, तभी तो टी सेल्स ने इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ किया, राइट। वरना उसे ज़रूरत ही क्या है कि इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करने की। तो बेसिकली जैसे ही पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया आया तो हमारी जो बॉडी है, WBCs की जो टी सेल्स हैं वो इन इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। और क्वांटिफेरॉन गोल्ड TB टेस्ट में हम इन्हीं इंटरफेरॉन गामा को जो टी सेल्स ने रिलीज़ किया है इसी को हम डिटेक्ट करते हैं। अगर ये पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है, राइट। इसीलिए ये जो क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट है ना, इसका जो अनदर नेम है वो क्या है, इसीलिए हम इसको इंटरफेरॉन गामा, एक मिनट है, इसको मैं इधर लिखती हूँ। इसीलिए हम क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट को हम इंटरफेरॉन गामा रिलीज़, ठीक है, रिलीज़ ऐसे के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट आए तो ये तो चीज़ आपको पता है, लेकिन अगर इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ ऐसे टेस्ट आए तो यही क्या है, हमारे क्वांटिफेरॉन का अनदर नेम है। इसी को हम इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ ऐसे के नाम से जानते हैं, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसमें इंटरफेरॉन गामा जो है उसको हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड में, जो कहाँ से रिलीज़ होता है, टी सेल से रिलीज़ होता है। किसके अगेंस्ट, जो TB बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट। अगर वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है। तो ये कुछ टेस्ट थे जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्पूटम टेस्टिंग कर सकते हैं। स्पूटम में हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे कि उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है या नहीं। देन हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं जिसमें हमें ग्रेनुलोमास देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, TST परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम जो हमारी इंड्यूरेशन होती है उसको हम मेज़र करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड लास्ट हमारा क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट था, जिसको हम इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ ऐसे के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके उसमें इंटरफेरॉन गामा को डिटेक्ट किया जाता है TB बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अगर वो प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है। ये थे इसके डायग्नोसिस के बारे में। देन लास्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि जो TB है
उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं वो पेशेंट में एडमिनिस्टर की जाती हैं, जिसको हम बेसिकली डॉट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, जिसमें हमारे 2 तरीके की ड्रग्स आती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स। राइट, अब हम इनके बारे में करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारी आती हैं, सबसे पहले तो ये जो डॉट थेरेपी है, यानी कि ये डॉट्स थेरेपी कब आई थी, तो ये 1992 में आई थी। राइट, इसमें जब ये आया था, इसका जो बेसिकली प्रोग्राम होता है एक ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के नाम से आया था। तो जब ये प्रोग्राम आया था, ये आया था 1962 में। ठीक है, 1962 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे डॉट्स थेरेपी को इंक्लूड नहीं किया गया था टीबी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ प्रिवेंशन को किया गया था, बस उसमें सिर्फ मेडिकेशन का यूज़ नहीं किया गया था। देन ये 1962 में आया था टीबी के केसेस को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन जब टीबी के केसेस रिड्यूस नहीं हुए तो 1992 में इस प्रोग्राम को दोबारा से रिवाइज्ड किया गया, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से आया गया। ठीक है, लाया गया इसको 1992 में, जिसमें इस 1992 में डॉट्स थेरेपी को इंक्लूड किया गया, यानी कि मेडिकेशंस का यूज़ किया गया टीबी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इसमें आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड बेसिकली क्या है, ये एक बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट डालती है अपना। देखो, जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, या तो वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देती हैं, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, या वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देती हैं अपना, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देती हैं। राइट, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, यानी कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। राइट, तो हमारी आइसोनियाजाइड है वो कैसी है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, सॉरी बैक्टीरियोसाइडल है। राइट, वो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। कैसे किल करती है, ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, और जिससे क्या होती है, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। देन हम इसकी डोज कितनी देते हैं आइसोनियाजाइड की, इसकी डोज हम 5 mg पर kg दे सकते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी दे सकते हैं, 5 mg पर kg। मैक्सिमम इसकी डोज हम 300 mg तक दे सकते हैं। अगर हम इस मेडिकेशन को देते हैं तो बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, इसमें पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, जिसमें पेशेंट की जो नर्व होती हैं, बेसिकली जो हमारे ये पैरों की नर्व होती हैं, ठीक है, फुट एंड लेग्स की जो नर्व हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनमें नमनेस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट ये है कि इससे पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है और हेपेटाइटिस हो सकता है। अब अगर किसी पेशेंट को आइसोनियाजाइड से क्या होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, तो उसका एंटीडोट क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को बेसिकली विटामिन B6 देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आइसोनियाजाइड होती है ना, ये विटामिन B6 को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। ठीक है, देन उसके बाद है रिम्फाम्सिन। रिम्फाम्सिन क्या है, इसकी जो डोज है, रिम्फाम्सिन भी क्या है, ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देती है। ये कैसे इफेक्ट देती है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देती है, यानी कि ये बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक करके बैक्टीरिया को किल कर देती है। राइट, इसका जो डोज है वो हम कितनी देते हैं, 10 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, और मैक्सिमम हम 600 mg तक इसकी डोज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में। इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो पेशेंट का बॉडी फ्लूइड होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, यानी कि जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उसकी यूरिन भी कैसी होगी, पूरी ऑरेंज कलर की होगी। ठीक है, और एक चीज़ और कि रिम्फाम्सिन को हमेशा एम्प्टी स्टोमक ही दिया जाता है। देन उसके बाद है पायराजिनामाइड के बारे में। पायराजिनामाइड क्या है, पैराजिनामाइड भी एक अपना बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देती है, यानी कि ये भी बैक्टीरिया को किल करने में अपना पूरा योगदान देती है। राइट, इसकी डोज कितनी देते हैं, 25 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज दी जाती है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि ये जो पायराजिनामाइड है बेसिकली ये क्या करती है, ये यूरिन में यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर यूरिसीमिया। देन उसके बाद है इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल क्या है, ये
इसका इफेक्ट कैसा है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से किल नहीं करती है, लेकिन उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। इसकी डोज कितनी देते हैं हम, 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इथाम्बुटोल की डोज दी जाती है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन होना, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इथाम्बुटोल की वजह से पेशेंट में ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिल सकता है। देन लास्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है, इसका इफेक्ट ये एक बैक्टीरियोसाइडल है, यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देगी। इसकी डोज जो हम देते हैं वो हम 15 से 20 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि जो किडनी के फंक्शंस हैं उनको स्टॉप कर देगी, ठीक है, उनको इनहिबिट रोक देगी और किडनी में एक टॉक्सिसिटी डालेगी, जिसलिए इसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ साथ ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, जिसमें पेशेंट जो है वो कान से सुन नहीं सकता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी, राइट। अब इन सब मेडिकेशंस में सिर्फ एक इथाम्बुटोल ही ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट डालती है। बाकी सारे के सारे जितने भी दवाइयाँ हैं, ये ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एक इथाम्बुटोल ही ऐसा है जो सिर्फ अपना बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट डालता है, राइट। तो ये था फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। देन इसके बाद है सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में। सेकेंड लाइन ड्रग्स में हम कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम कैप्रोमाइसिन, एमिकासिन, साइक्लोसिरिन, माइक्रोलाइट्स और लीवोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेशेंट का जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका मैनेजमेंट करते हैं। और हम इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होता है, ठीक है, जो टीबी पेशेंट है उसको हम हमेशा आइसोलेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से होने वाला इन्फेक्शन है। इसलिए हम इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और हम इसमें हम मास्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी होती है, BCG, ठीक है। BCG वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट लगती है, राइट। तो ये सारा कुछ था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट में, कैसे हम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हम। देन उसके बाद मैनेजमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।